Good afternoon, students. Am I audible? Yes, students, आवाज आ रही है? Good afternoon. Good afternoon. यस, एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर है, हम पढ़ रहे थे। कल हमने एटम का पार्ट पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। आज अपन न्यूक्लियर स्टार्ट करेंगे, तो एटम का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एटम्स में क्या देखे, वेरियस दो ही चीजें हमने एटम्स में पढ़ी हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। हमने 2-3 एटॉमिक मॉडल्स देखे हैं, जिसमें 2 ही हमें डिटेल में देखना थे, राइट। और उसके बाद हमने देखा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम, जो कि कैसा होता है, जो कि हमने कल देखा। एक डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमको वो मिलता है किसमें, जब हम कोई हॉट गैसेस या कोल्ड गैसेस को प्रिज्म से पास करवाते हैं, राइट। एटॉमिक मॉडल्स में हमने कौन कौन से मॉडल्स देखे थे? यस, एटॉमिक मॉडल्स में हमने कौन कौन से मॉडल्स देखे? Thomson model, यस, थॉमसन मॉडल, Rutherford model, Bohr रदरफोर्ड, model यस रदरफोर्ड, बोर्स और बोर का मॉडल। और एक डेल्टन्स, नहीं सबसे फर्स्ट डेल्टन्स, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन अगर देखें तो रदरफोर्ड मॉडल में और बोर्स मॉडल में हमने देखी। रदरफोर्ड मॉडल में हमने 2-3 तरीके के देखे। एक देखा स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। कितने डिग्री से स्कैटर्ड होते हैं, उस एंगल को कहते हैं स्कैटरिंग एंगल थीटा, जो कि किस फॉर्मूले से दिया गया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, 1/sin4θ/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, और इसी का शॉर्टकट कि कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए पता करने के लिए भी क्या यूज किया जाता था, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। जिसे हम किससे डिनोट करते थे, बी से डिनोट करते थे। इम्पैक्ट पैरामीटर बी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था, उससे हम देख सकते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, जिससे हम ये पता कर सकते थे कि आपका जो स्कैटरिंग एंगल होगा वो कितना होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता था cot θ/2 के, राइट, ठीक है। और क्या देखा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे कि अंदाजा लगाया गया कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज, इसका एस्टिमेशन इससे किया गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको क्या कहते थे, R0, कि किस पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस के बाद जो आपका पापा ठीक है, कि किस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, R0 डिस्टेंस के बाद क्या होगा आपका जो है रिपल्शन होने लगेगा। जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से, दोनों अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करने लगेगा। और हमने रदरफोर्ड मॉडल में रेडियस फाइंड आउट किया और टोटल एनर्जी फाइंड की। टोटल एनर्जी कितनी आई थी अपनी, टोटल एनर्जी कितनी आई थी, दोनों ही मॉडल का कह सकते हैं। अगर एक जनरल हम देखें तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कितनी आ रही थी टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर रदरफोर्ड की डिसएडवांटेज क्या थी, रदरफोर्ड की डिसएडवांटेज यही थी कि उन्होंने ये बता दिया था कि न्यूक्लियस आपका ऑर्बिट करेगा, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि किसी भी ऑर्बिट में आपका न्यूक्लियस है ना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑर्बिट कर सकता है ना, कहीं भी ऑर्बिट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है तो एसिलरेशन भी हो रहा है, इसका मतलब एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। तो इस एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल में किसका रोल आ गया था, मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था कि
अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और कहीं पर रिवॉल्व हो रहा है तो क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो इसके हिसाब से कुछ ही सेकंड में इसे क्या हो जाना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से आके क्लैश हो जाना चाहिए था। इसको ओवरकम किया फिर किसने, बोर्स ने। बोर्स ने दो कंडीशंस दी, क्वांटाइजेशन कंडीशन दी, फ्रीक्वेंसी कंडीशन दी, और फिर हमने उसके कुछ डेरिवेशंस देखे। ठीक है, यस, रिकॉलिंग एवरीवन, सब रिकॉल कर पा रहे हैं यस मैम। ना। फिर उसकी ये दो कंडीशंस, ये समरी थी कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती थी कि जिस ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो हर कहीं नहीं होंगे, बट कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट्स होंगे। अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब क्या था, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब ये था कि जब इन प्रॉपर स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तब ये एनर्जी एमिट नहीं करेगा, ना एनर्जी को एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, जब इन पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की कंडीशन थी जिसको बोलना है क्वांटाइजेशन कंडीशन, की जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, NH/2 होगा। फिर अब ये प्रॉपर ये बात आई कि जब इन स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज या एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कब करेगा, फिर उसे बताया गया किस कंडीशन में, फ्रीक्वेंसी कंडीशन में। फ्रीक्वेंसी कंडीशन में क्या क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा तब वो इस फ्रीक्वेंसी का, वी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट और एब्जॉर्ब करेगा। बाय दिस रिलेशन चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर बोर्स के रेडियस का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, R इज इक्वल्स टू n²h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई mz²। इसमें हमने देखा कि सारे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कुल मिला के जो रेडियस है वो n² के प्रोपोर्शनल है। n क्या था आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इजी लैंग्वेज में याद रखें तो शेल नंबर। कभी कभी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से बनता है क्योंकि आपका, अपन ने यहाँ पे z की जगह 1 रख के बोल दिया कि जो r जो है प्रोपोर्शनल है ना, ये आपको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे R0 मिलेगा, जिसकी जनरल वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम है। कब, जब मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, जब एटॉमिक नंबर 1 ले लिया। अगर एटॉमिक नंबर 1 नहीं लेंगे तब क्या होगा अपना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको ये याद रखना है, रेडियस, बोर्स रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके। रेणुका, आपको अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? मैम अब विजिबल है? बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। अच्छा, बाकी अंजलि, सिजल, आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो मैम। अच्छा, ओके। रेणुका, आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग कर लो ना, इसलिए दिक्कत हो रही होगी। यस मैम, ओके। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद क्या रखना है कि जो आपका रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के। इसी तरीके से एनर्जी में भी याद रखना है, एनर्जी में क्या याद रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। जब बोर्स की एनर्जी की बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से, ये याद रखना, ठीक है। बाकी तो याद रहता है कि En इनवर्सली प्रोपोर्शनल है -1/n² के। एटॉमिक नंबर ही एक ऐसा है जो चेंज हो सकता है। देखो, m बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, E बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, H बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, फिक्स ही है, कंफर्म। लेकिन Z फिक्स नहीं है, आपको कुछ और एलिमेंट का भी दे सकते हैं ना, राइट। तो ये पूरा हमने पढ़ा था, और फिर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा था, बहुत सारी सीरीज, लैमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट और पीफंड, ठीक है। कि कोई भी शॉर्टेज और वेवलेंथ, शॉर्टेज और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने हमको आ सकती है, किसी भी एनर्जी, किसी भी लेवल पे हमसे एनर्जी पूछ सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी पूछ सकते हैं कि जब n इज इक्वल्स टू, मान लो n1 है, सेकंड एक्साइट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो बताइए En कितना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जा सकते हैं जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, राइट। अब 1-2 दिन में आपका एटम का टेस्ट हो जाएगा, राइट। इतना हमने पढ़ लिया था। अब हम किस पे चलते हैं, न्यूक्लियस पे चलते हैं। इसमें से किसी को कोई डाउट? नो मैम।
ना, कल हमने इसके क्वेश्चंस भी लगा लिए थे पूरे प्रीवियस ईयर के ना, सारे PYQs Yes, भी ma'am. लिए थे. अब नाउ विल मूव टू न्यूक्लियस. Okay. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है चैप्टर, आई गेस 13 चैप्टर NCERT की बुक के अकॉर्डिंग क्या है आपका न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई में शुरू में बहुत बेसिक सा बताया है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन विच यू ऑलरेडी आई गेस आप लोग पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में ना, आइसोटोप्स, आइसोबार, प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर. स्टिल बुक में बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट करते हैं तो हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं ना, राइट. न्यूक्लियस क्या, रदरफोर्ड ने क्या बोला, रदरफोर्ड से ही शुरू होता है. रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस की एक तरीके से बात करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि जितना भी मास है, किसका मास है, एटम का जितना भी मास है वो कहाँ पे है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है ना, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा. उसी की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. न्यूक्लियाई मतलब क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी न्यूक्लियस की ना, न्यूक्लियाई मतलब प्लूरल फॉर्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, राइट. तो रदरफोर्ड ने बता दिया कि जो भी पूरा इंटायर मास है, पूरा मास है वो कहाँ पे है, एटम के बीच में है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि वो क्या है, न्यूक्लियस है. और उन्होंने एक और बात बताई कि ये जो न्यूक्लियस था, ये जो न्यूक्लियस था, जब इसके पास कौन सा पार्टिकल आ रहा था, अल्फा पार्टिकल. ठीक है, कौन सा पार्टिकल आ रहा था, जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा था. अब अल्फा पार्टिकल आपका कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था. तो उन्होंने बोला जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके न्यूक्लियस के पास आता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो इससे इन्होंने एक और बात बोली, पहला पॉइंट तो बोल दिया कि सारा मास इसके बीच में है, न्यूक्लियस पे है. सेकंड बात ये बोली क्योंकि अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गया तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है. कैसा होने वाला है ये न्यूक्लियस, ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज आपका ये न्यूक्लियस है. ठीक है, तो अब इसके आगे का देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसमें कौन कौन क्या क्या होता है. अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, या अगर न्यूक्लियस है तो इसमें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं और बीच में क्या है, मैम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. यस, क्या है बीच में, न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं. ये आपका है न्यूक्लियस. ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर, दो पार्टिकल से मिलकर बना है, जो कि आपके क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. आपका प्रोटॉन कैसा चार्ज है और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और, अगर मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो बताओ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज बताओ. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. ऐसे ना, प्रोटॉन आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज है. और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूंगी तो न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता. और केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री बिल्कुल बताएं. और यस, बताइए, कम ऑन. पता है, सबको पता है, नहीं नहीं पता किसी का. मैम न्यूट्रॉन का वेट, हाँ, यस, न्यूट्रॉन का वेट ज्यादा होता है. न्यूट्रॉन का वेट ज्यादा होता है. और कोई, यस, कम ऑन, बी वोकल, जब भी तो मजा आता है क्लास में. अगर प्रोटॉन के मास की बात करें ना, जिसे मास बोलना चाह रही थी वो, जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, अगर kg में दें. ठीक है, वैसे तो AMU में देते हैं ना, अगर AMU में देते हैं तो हम ये क्या लिखते हैं, 1.00 727 727 U.
अगर हम एमयू में लिखें ना तो ये आपका प्रोटॉन का मास है। और अगर मैं न्यूट्रॉन के मास की बात करूं तो न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा हैवी होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है बल्कि थोड़ा सा हैवी होता है। कितना? 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा हैवी है। और अगर मैं एमयू में लिखूं तो क्या हो जाएगा? 1.008 AMU। ठीक है, 1.0086। राइट राइट। अच्छा, अब अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल की बात करें, P प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन एटम से P रिप्रेजेंट करते हैं। दिस 1 यहाँ पे एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास। ठीक है, न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बस स्मॉल n, 0 एंड 1, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, और ये इसका मास, एटॉमिक मास 1। 1 ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आता है एक और न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट क्या आता है आपका? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? ये सब तो पता होगा ना बच्चे लोग आप लोगों को। कम ऑन, न्यूक्लियॉन यहीं से शुरू करना, इसलिए मैं बिल्कुल शुरू से ही शुरू कर रही हूँ, नहीं भी मालूम तो पता हो जाए। यस, व्हाट इज न्यूक्लियॉन? न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है ये। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है ना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। देखो किसी भी न्यूक्लियस में क्या क्या होंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, दो चीजें हैं। तो इन्हीं के सम को अपन क्या बोलते हैं? इसी के सम को अपन बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यस, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें। ओके, और ठीक है, वेरी गुड। किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को? Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड से। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई कैसा न्यूट्रल एटम है, एटम है तब ना, तब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसे हम किससे लिखते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? यस, व्हाट इज मास नंबर? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास होता है, व्हाट इज मास नंबर? सब मालूम है आप लोगों को, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है। व्हाट इज मास नंबर गाइस? हम्म, हम्म, मैम सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, टोटल मास of neutrons and protons is called mass number. मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस अगर हम रिलेशन देखें किसमें? मास नंबर में, एटॉमिक नंबर में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, तो हमें क्या मिलता है? ए क्या हो जाएगा? Z प्लस N। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि मास नंबर क्या है? मास नंबर है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स को क्या ले लूं? L से ले लूं, और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा Z प्लस N। ठीक है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, या फिर आप इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ठीक है। अच्छा, अब इसी से आगे आते हैं कि अगर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऊपर ना, ऊपर जो लिखा रहता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास होता है, और नीचे जो लिखा रहता है वो आपका क्या होता है? वो आपका एटॉमिक नंबर है ना। ऊपर क्या होता है आपका? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और ये आपका क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है। आप कैसे हुआ कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ही नहीं मालूम? गलत बात है ना ये तो। यस, क्या देखा कि एटॉमिक मास, रुको मैं, मुझे लगा था क्वेश्चन कराना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ना। एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास किसकी इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर, न्यूट्रॉन्स। हाँ ठीक है, अगर मैं बोलूँ यूरेनियस हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, अगर मैं यूरेनियम की बात करूं, ठीक है, तो यूरेनियम में अगर ऐसा लिखा है 92 एंड 238, 92 एंड 238, तो आपका ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? 92, मैंने क्या बोला, किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल, ठीक है, नीचे आता है एटॉमिक नंबर, ऊपर आता है एटॉमिक मास। ठीक है, आपसे क्वेश्चन, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बेसिक चीज है। अगर बोला कि बताइए कि न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बताइए कितने होंगे, तो क्या होगा? आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्ट नीचे लिखा है जेड, जेड मैंने क्या बोला? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रल है। ठीक है, तो Z, अपना Z कितना आ गया? 92, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 72। अब आया मास नंबर, तो मास नंबर अपन को कितना दिया है? मास नंबर दिया है 238। तो मास नंबर का मतलब क्या होगा? न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन। के, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिला के कितने हैं? 238 है। तो मुझे प्रोटॉन तो मालूम है, प्रोटॉन कितने हैं? 92 है। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 238 में से क्या माइनस कर दें हम? 92 माइनस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 6, 13 माइनस 9 4 एंड 146। तो कितने आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? 146 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? आप भूलना मत, ये चीज बहुत बेसिक सी चीजें हैं। यस, भूलेंगे नहीं नो मैम। यस मैम, आ गया क्लियर। ना? क्लियर? नो मैम। क्या नो मैम? समझ में नहीं आया क्या? भूलेंगे नहीं? नहीं भूलेंगे। कूल कूल कूल, ठीक है। अच्छा, मुझे इसका बताओ जल्दी से। अगर मैं यूरेनियम का आइसोटोप ले लूं, 235 है 92, अब बताओ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, अब बताइए। एटॉमिक नंबर 2। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया है हमने। इट विल बी लाइक दिस, उल्टा लिख दिया था। अब बताओ एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर 92। यस मैम। ओके, एटॉमिक मास 2। 235। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 143. 143। 143। एटॉमिक, यस। कूल, 143 मैम। 143 मैम, यस, वेरी बेसिक थिंग। तुम लोग ने तो आंसर्स देने में इतना टाइम लगा दिया तुम लोग को। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब आए अगर हम न्यूक्लियर के नोटेशन पे, के न्यूक्लियर को कैसे डिनोट करेंगे, अगर कहीं पे भी हम उसे कैसे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो न्यूक्लियर को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? क्या है न्यूक्लियस में? दो ही चीजें तो हैं, एक एटॉमिक नंबर है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन।
ठीक है। हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से देखें तो हमने इसको दो तरीके से ले लिया, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो वैसे ही इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी बताया ही इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, उससे आपको समझ में आ जाएगा। A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। ठीक है, या फिर किसी भी एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक मास। मास। अब आए अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस पे। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस में अगर हम देखें तो मास ऑफ न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक आपका एक एटम है, एटम का ये पूरा मास है जो उसके न्यूक्लियस पे है, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आसपास। ठीक है, इसमें हम देखें तो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से क्या बन रहा है, आपका न्यूक्लियस बन रहा है। तो पूरा एटम का जो आपका मास है, वो पूरा एटम आसपास पूरी खाली जगह है, तो जो पूरा एटम का मास है वो हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, जो पूरा न्यूक्लियस का मास है वो क्या हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन का पूरे एटम में से इलेक्ट्रॉन का मास अगर माइनस कर दें, ठीक है, पूरे एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन का मास अपन माइनस कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। ठीक है, वैसे इसे किस रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये केजी में आता है बट बहुत छोटा होता है ना। अगर हम न्यूक्लियस का मास अभी मैं जैसे कि मैंने अभी न्यूट्रॉन का बताया था, ठीक है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है आपका, अगर हम देखें तो रफली 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी में होता है। केजी बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, 1 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं, जो कि 1 AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, तो अगर मैं किसकी बात करूं, न्यूक्लियस के मास की बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, न्यूक्लियस के मास की बात करें, अगर अपन कोई भी एलिमेंट है, अगर मैं उसके न्यूक्लियस के मास की बात करें तो अपना ये कितना हो जाएगा, न्यूक्लियस का मास किसके, न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा, जो पूरा एटम है ना, अगर मैं ये न्यूक्लियस का मास फाइंड करना चाहती हूँ तो पूरे एटम का मास, पूरे एटम का मास अगर मैं ले लूं किससे, mxa2z। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, पूरा जो मास है एटम का वो ले लिया। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपका एटम का, जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, Z इंटू ME। ठीक है, तो ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये तो 1.6 इंटू 10 की पावर। हाँ, ठीक है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, अगर AMU में लिखना चाहें तो सबका ही लिख सकते हैं अपन। ठीक है, AMU का लिखना चाहें तो सब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 0.00055। AMU भी लिखा होता है, कहीं कहीं पे U भी लिखा होता है। ठीक है, प्रोटॉन का कितना होता है, 1.00727 U। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, 1.0086 U। MU में लिखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो। अब यहाँ से आपके मेन टॉपिक शुरू होते हैं, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस कैसा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, शेप की बात करूं, ठीक है, तो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ज्यादातर क्या होता है, स्फेरिकल होता है शेप का। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें साइज की। ठीक है, तो साइज की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल है मतलब कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो क्या किस पे डिपेंड करेगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। रेडियस पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, और ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे। यस, वेरी गुड, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पे। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बना रहा है, न्यूक्लियस। मतलब जो भी रेडियस की अगर हम बात करें ना, रेडियस की बात करें, या फिर मैं बोलूं कि पूरे अगर मैं वॉल्यूम देखूं,
ठीक है। रेडियस है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, किसकी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखूं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जितना ज्यादा बड़ा वॉल्यूम, जितना ज्यादा रेडियस होगा, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतने ही उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से ना न्यूक्लियस। ठीक है। तो अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि जो आपका रेडियस है, ठीक है, जो आपका सॉरी जो आपका इसका शेप है, न्यूक्लियस का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई 4 आर क्यूब। वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मतलब Z प्लस एन। अब Z प्लस एन क्या होता है, आपका ए एटॉमिक मास। इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। ठीक है। तो Clear, ma'am. टू ए, अब मैं क्या करूं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, हाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट रुको अभी अभी नहीं लेते, इससे फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो इट विल बी आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई। और पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 A/4 ए बाय यहाँ से मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगी तो एक कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट प्लस ऑल ऑफ दिस मिलके एक नया कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर नॉट। ठीक है। constant को क्या आर बोलते नॉट। हैं, नॉट। और ये क्या हो जाएगा, इज दिस आर नॉट ए। अब ये आर क्यूब है, यहाँ पे आएगा तो इट विल बी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, क्यूब है तो यहाँ पे आएगा तो क्या लग क्यूब रूट लग जाएगा। तो जो रेडियस है न्यूक्लियस का वो कितना आ गया, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट क्या है, आपका कांस्टेंट है। और ये इसका ये जनरली फर्मी मीटर में होता है। ठीक है, फर्मी मीटर में होता है। ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फर्मी मीटर। 1.2 फर्मी मतलब कितनी पावर, 10 की पावर -15, मालूम है ना। फर्मी मतलब 10 की पावर -15, एमस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -10 से छोटा फर्मी 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। तो ये क्या है आपका रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, लगभग इतना आपका साइज होता है न्यूक्लियस का। आर इज इक्वल्स टू व्हाट, आर नॉट ए की पावर 1/3। क्लियर। ए क्या है, यस मैम। ए क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर देखो, दोनों ही चीजों पे डिपेंड करेगा। कितने प्रोटॉन्स है, क्योंकि प्रोटॉन का भी वजन है, कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है पर वजन तो है ना, तो दोनों ही के मास पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट A/3। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देख ले। क्या कह रहा है, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ PB20582 इज दिस ना, पीबी है उसका जो रेडियस है, R1 से ले लेती हूँ, कितना दिया है 7.531 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। तो अपन से पूछा फाइंड द न्यूक्लियस रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 16 ठीक है। तो किसका निकालिए, एक R2 अपन को फाइंड करना है जो कितना दिया है, ऑक्सीजन 8 और 16, इसका अपन को रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो R1 अपना आर नॉट ए की पावर 1/3 और R2 भी अपना कितना हो जाएगा, आर नॉट 1 ले ले और ये ले ले A2 की पावर 1/3। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, yes, ये कितना हो जाएगा बताएं।
फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में 2 बार फॉर्मूला लगाना है। 3 चीजें पता है हमें, चार वेरिएबल हो रहे हैं, 3 वेरिएबल हमें पता है, एक फाइंड आउट करना है। यस बताओ। अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, फॉर्मूला तो बेसिक लिखा है, समझ में आया होगा। अगर इन दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दें तो R0 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू A1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय A2 की पावर 1/3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा R1 इंटू A। यस यस गाइस, ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? Yes, ma'am. इजी सा क्वेश्चन है आई गेस, बहुत इजी सा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमें पुट करना है। R1 की वैल्यू तो गिवन है, कितनी, 7.531 इंटू 10 की पावर -15। अब A2 कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ 2 कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा हो 16, तो कितना है, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगा 7.531 इंटू 10⁻⁻15 इंटू A2 क्या है, एटॉमिक मास किसका, सेकंड वाले का, सेकंड वाला जिसका हमें फाइंड करना है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय A1 कितना गिवन है अपन को, PB का 205। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं होगी आई गेस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई No, ma'am. ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना। No, ma'am. कूल, क्या कह रहा है, मास नंबर ऑफ Okay. 2 न्यूक्लियाई इज इन द रेशियो ऑफ 1:8। 2 आपके पास न्यूक्लियाई हैं, उनके जो मास नंबर हैं वो किस, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, मतलब A1/A2, एक का ले लें A1, एक का ले लें A2, इनका रेशियो कितना दिया है, 1:8 दिया है। तो पूछा फाइंड द रेशियोज ऑफ द रेडियस, तो R1/R2 कितना होगा, पूछा R1/R2 कितना होगा। यस बता दो, ऐसी आंखों में बता दे कोई, आंसर कितना आएगा। We have to use this formula, R is equals to R0 1/2. 1/2। yes cool, very good। R कितना है, R0 this, तो ये हम ले लें R1 R0 R1 R2 R0 के फॉर्म में दो बार एक फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को डिवाइड करें, R1 R0 कैंसिल हो जाएगा, हमको R1/R2 फाइंड करना है। तो R1/R2 कितना इक्वल आ रहा है, A1/A2 की पावर 1/3। A1/A2 अपन को क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1/8। क्वेश्चन 1/8 की पावर कितनी, 1/3। 1/8 की पावर 1/3 मतलब 1/8 की पावर 1/3 मतलब 1/8 के फैक्टर्स ले लें तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब की पावर 1/3, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R1/R2 अपन को कितना मिल गया, 1/2। क्लियर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ठीक है। तो ये सब बेसिक था, बाकी इसके बाद आपका आइसोटोप, आइसोबार्स है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन देखना है। आज फिजिक्स की एक ही क्लास थी, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर सॉरी एटम्स जो हमारा कंप्लीट हो गया है उसका टेस्ट मैं अभी 1-2 दिन में ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्लास के बाद। चलो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना।